हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। टोटल 8 पार्ट्स में मई महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया जाएगा। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए रिवीजन करना यहाँ से आसान रहेगा। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स PDF और जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनकी PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन सभी पॉइंट्स को अवश्य पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए किसके द्वारा को-जीत ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो to fight COVID-19 in India, Operation Ko-Jeet is launched by the Indian Armed Forces. So friends, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो ये ऑपरेशन को-जीत लॉन्च किया है तो इसके तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों विंग्स यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भारत में ऑक्सीजन सप्लाई आपूर्ति, कोविड बेड सेटअप करने और नागरिक प्रशासन की सहायता करेंगे। अच्छा, ये खबर दी है माधुरी कानितकर ने। तो माधुरी कानितकर जो हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं और फिलहाल ये इंडियन आर्मी में जनरल ऑफिसर के रूप में जो है सर्व कर रही हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तीसरी ऐसी महिला हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में जिनको 3 स्टार रैंक पर प्रमोट किया गया है। इनसे पहले पुनीता अरोड़ा और पद्मा बंदोपाध्याय, इन दोनों को जो है 3 स्टार रैंक पर प्रमोट किया जा चुका है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत में उत्पादित होने वाली किस कोविड-19 वैक्सीन की बिक्री के लिए रॉयल्टी भुगतान प्राप्त करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज सेट टू रिसीव रॉयल्टी पेमेंट्स फॉर द सेल ऑफ कोवैक्सीन, ठीक है, विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो जानते हैं क्या खबर है। देखिए फ्रेंड्स, कोवैक्सीन जो है आपको पता होगा कि भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन दोनों के द्वारा जॉइंटली डेवलप की जा रही है। तो अब इसमें क्या है कि इससे जो भी पूंजी अर्जित होगी इस वैक्सीन की सेल से, तो उसका हिस्सा जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बता दें इसके तहत ये भी लिखा गया है कि जो भी ये वैक्सीन बॉक्सेस हैं इसमें ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, ये नाम भी प्रिंट होगा। ठीक है, अभी तक क्या है, केवल भारत बायोटेक का नाम प्रिंट है, लेकिन अब जो है ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसका भी नाम इस पर प्रिंट रहेगा। आपको बता दें कि ICMR के डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव। ICMR भारत में बायोमेडिकल रिसर्च के फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन के लिए सर्वोच्च संस्थान है, ये आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहले हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट इन सिक्किम। और फ्रेंड्स, ये 56 किलोवोल्ट एम्पियर्स का है और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। नॉर्थ सिक्किम में इसको इनॉग्रेट किया गया है और इसको जो है IIT मुंबई की सहायता से कंप्लीट किया गया है, ये भी आपको जानना चाहिए। सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ के CM है प्रेम सिंह तामांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद, कैपिटल है गैंगटॉक। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फेमस फेस्टिवल्स हैं ये भी आपको जानने चाहिए। लोसार, सोनम लोसार, सगा दवा, भानु जयंती और इंद्र जात्रा, ये फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया 1-2 बार SSC में। सगा दवा, ठीक है, सिक्किम में है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए सिक्किम जो है ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, भूटान, वेस्ट बंगाल और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही 16 मई 1975 को इसे भारत में जो है 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और कंचनजंगा जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट माउंटेन है, ये भी सिक्किम में है। अच्छा फ्रेंड्स, ये आप मैप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सिक्किम है, ठीक है, और इस पार्ट में जो है वेस्ट बंगाल है यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पैसेज
ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है। ठीक है, सिलीगुड़ी यहाँ पर जो जगह है वेस्ट बंगाल में, उसी के नाम पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये जो जगह आप देख रहे हैं बीच में, ये चिकन स्नैक कहलाती है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से कि चिकन स्नैक जैसी इसकी आकृति है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो कॉरिडोर है ये भारत के लिए है। देखिए मान लीजिए अगर ये कॉरिडोर ना हो, ठीक है, ये या फिर ये कॉरिडोर आप ब्लॉक कर दीजिए, यहाँ से इतना ब्लॉक कर दीजिए। अब ये जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जो ये 7 सिस्टर्स हैं, तो अब ये भारत से किस तरह से कनेक्ट होंगे? कोई भी जरिया नहीं है, मतलब रोड के थ्रू तो कोई जरिया ही नहीं है, ठीक है, कनेक्ट होने का। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चाइना के साथ जो हमारा डोकलाम में जो इशू चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, वो इसी की वजह से चल रहा था। डोकलाम जो है ये भूटान से, वैसे भूटान के रीजन में आता है, तो चाइना यहाँ पर जो है अपनी रोड बना रहा था। उस रोड बनाने से क्या होता कि चाइना जो है काफ़ी समीप आ गया था इस कॉरिडोर के, जो कि हमारे लिए आगे के लिए खतरा हो सकता था। मान लीजिए चाइना का तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कुछ उसने एग्रेशन दिखाया होता और हमें कुछ टाइम के लिए इसको बंद करना पड़ जाए, तो हम इनसे कुछ कनेक्टिविटी नहीं रहेगी भारत की। ठीक है, तो इसलिए ये कॉरिडोर भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो याद रखिएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको बोलते हैं, चिकन स्नैक इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे ये सिक्किम है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है। इधर आगे बढ़ते हैं। IDBI बैंक 5 साल बाद मार्च 2021 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में प्रॉफिटेबल हुआ है, यानी मुनाफा कमाया है। आपको बताना है कि यह बैंक किसके नियंत्रण में है। ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, LIC के नियंत्रण में है। तो देखिए, LIC कंट्रोल्ड IDBI बैंक टर्न प्रॉफिटेबल इन द फिस्कल एंडेड इन मार्च 2021 आफ्टर 5 years, पोस्टिंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1359 करोड़ फॉर द ईयर। तो फ्रेंड्स, जो मार्च 2021 में जो फिस्कल समाप्त हुआ है, इसमें 1359 करोड़ रुपए का इससे प्रॉफिट हुआ है। और आपको बता दें कि 2019-20 में इसको 12,887 करोड़ का लॉस हुआ था। और जो हमारा पिछले साल का ये 2020-21 का जो हमारा लास्ट क्वार्टर रहा है, इसमें इस बैंक ने 512 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है दर्ज किया था। बात करते हैं फ्रेंड्स इस IDBI बैंक की, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की सब्सिडरी है, या आप इसको कह सकते हैं LIC इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और IDBI बैंक के चेयरमैन है MR कुमार, जो कि LIC के चेयरमैन है। ठीक है, और जो IDBI बैंक है इसके MD एंड CEO हैं राकेश शर्मा, ये आपको जानना चाहिए। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त PC पंत को किस गैर संवैधानिक निकाय के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। So, Justice retired PC Pant has been appointed as the acting chairperson of National Human Rights Commission. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए किसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, उत्तराखंड के हैं, मेरी स्टेट के हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये अभी तक जो है NHRC मतलब यही ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसके मेंबर थे। तो अब इनको कहा है कि आप जो है एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में यहाँ कार्यभार संभालिए। अच्छा, अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब इसका जो हमारा संविधान है उसके द्वारा सेटअप नहीं किया गया है, उसमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसको जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत जो है इसका स्थापना की गई थी। और ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें कि एक चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं। अच्छा, अब ये जानिए कि जो ये चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं इनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसकी रिकमेंडेशन पर? जो 6 मेंबर कमेटी होती है उसकी रिकमेंडेशन पर। अब इस 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं, और लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ये होते हैं, और सेंट्रल होम मिनिस्टर ये सभी होते हैं। और आपको बता दें कि जो इसके चेयरपर्सन हैं और मेंबर्स हैं ये 3 साल के लिए जो है चुने जाते हैं, या फिर 70 साल तक अगर इनकी एज हो जाती है। तो इन दोनों में से पहली बार तो जो पहले हो जाएगा, अगर 3 साल इनको पहले हो जा रहे हैं लेकिन एज 70 नहीं हुई है तब भी रिटायर हो जाएंगे। अगर 70 साल की एज हो गई है और अभी कार्यकाल को केवल 1 ही साल हुआ है तब भी ये रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं।
भारत की पीवी सिंधु और किस देश की मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स जो ये पीवी सिंधु है ये तो भारत की है, आपको पता है। मिशेल ली तो ये जो है कनाडा की है, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इन दोनों को जो है बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन इसके लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है और दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों आई एम बैडमिंटन कैंपेन इससे भी जुड़ी हुई हैं। ये कैंपेन किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ही ये कैंपेन है, आई एम बैडमिंटन, इससे भी ये दोनों जुड़ी हुई है। यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय कंपनियों द्वारा 1 बिलियन पाउंड के निवेश सौदों की घोषणा की है, जिसमें किस कंपनी ने 240 मिलियन पाउंड का निवेश शामिल है? जिसमें किस कंपनी से 240 मिलियन पाउंड का निवेश शामिल है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। देखिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है भारत के साथ एक इन्वेस्टमेंट डील को जो है फाइनलाइज किया है, ठीक है, जिसमें कि 1 बिलियन पाउंड, ये जो GBP लिखा है ना फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये याद रखिएगा, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इसका मतलब होता है। तो 1 बिलियन पाउंड की एक इन्वेस्टमेंट डील जो है भारत के साथ साइन की है, जिसके तहत 6500 जॉब्स जो हैं ब्रिटेन में जो है जनरेट होंगी। और आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने हाल ही में एक वर्चुअल समिट की है। तो इसके तहत इन्होंने रोड मैप 2030 इसको अडॉप्ट किया है। इसका मतलब इसका एम क्या रहा रोड मैप 2030 का, कि जो इनकी बायलैटरल टाइज हैं उसको अब जो है ऊंचे स्तर पर ले जाना, यानी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इसको तब्दील कर देना। तो याद रखिएगा रोड मैप 2030 किससे रिलेटेड है? इंडिया यूके। पूछा जा सकता है इंडिया यूके या इंडिया यूएस या इंडिया जापान या इंडिया चाइना, तो आंसर होगा इंडिया यूके, रोड मैप 2030। अच्छा, और इसी के तहत इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने इनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप इसको भी लॉन्च किया है। ये फ्रेंड्स काफ़ी की टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इनको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब जो ये इनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप है इसका मकसद क्या है कि यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है उसको 2030 तक डबल कर देना। अच्छा, और इसमें फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन बताया था कि 1 बिलियन पाउंड की एक जो है ट्रेड डील साइन हुई है। तो इसके तहत जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये यूनाइटेड किंगडम में 240 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर अपना वैक्सीन बिजनेस जो है फैलाएगा, ठीक है, इसको स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो याद रखिए क्वेश्चन हमारा यही था कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है यूनाइटेड किंगडम में 240 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन की आपने देखा होगा कि एक हाउस बना हुआ था, ठीक है, तो वो डाउनिंग स्ट्रीट पर है। डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? ये यूनाइटेड किंगडम के जो प्रेसिडेंट हैं, ऐसा माफ़ कीजिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ऑफिस और उनका ऑफिशियल रेजिडेंस होता है, ठीक है। तो यहीं पर जो है इनका घर होता है, ऑफिस होता है, जो कि आपने इस क्वेश्चन के उसमें देखा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये डाउनिंग स्ट्रीट पर ही है। पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, ठीक है, पहले काफ़ी पूछा जाता था, अब भी जो MTS वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन किस देश से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये नॉर्वे से हैं। किस लिए न्यूज़ में है? मैग्नस कार्लसन विंस न्यू इन चेस क्लासिक। तो फ्रेंड्स जो ये मैग्नस कार्लसन हैं काफ़ी अव्वल दर्जे के जो हैं शतरंज खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने न्यू इन चेस क्लासिक रैपिड ऑनलाइन टाइटल जो है जीता है, ठीक है। नॉर्वे के हैं ये, और करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन और वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियन ये हैं। और मैंने फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है नॉर्वे के नाम से, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पूछा भी गया है खासकर इनसे, क्योंकि जब शुरू में जब ये इस गेम में आए थे तो काफ़ी इनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि क्वेश्चन कई एग्जाम में इनसे बनते थे। तो सीधे सीधे यही पूछा जा सकता था कि मैग्नस कार्लसन जो हैं ये किस देश से हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, नॉर्वे से हैं, और इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय कोटा के माध्यम से क्वालिफाई करने के बाद भारत की कौन सी महिला जिम्नास्ट टोक्यो ओलंपिक में भाग लेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और
आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, प्रणति नायक। तो फ्रेंड्स, कॉन्टिनेंटल कोटा के तहत अब ये टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली हैं, जिम्नास्ट हैं ये, जैसे कि यहाँ लिखा है इंडियन जिम्नास्ट प्रणति नायक, और वेस्ट बंगाल से हैं फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो अब ये जो है टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली हैं कॉन्टिनेंटल कोटा के थ्रू। जगमोहन मल्होत्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, ये गोवा के भी राज्यपाल रहे हैं, और जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था, अब तो क्योंकि यूटी है, ठीक है, तो जब ये स्टेट था तब यहाँ पर राज्यपाल का पद था, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर और गोवा, इन दोनों के ही राज्यपाल ये रह चुके हैं। तो काफ़ी जो है पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा नाम था इनका, जगमोहन जी का, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और जो है ये फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे, और जम्मू एंड कश्मीर और गोवा के गवर्नर थे, साथ ही दिल्ली के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में 2 बार ये जो है गवर्नर रहे हैं। और आपको बता दें, देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है ये। आगे बढ़ते हैं। थिसारा परेरा, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश के लिए खेले? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थिसारा परेरा, हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, प्लेड फॉर श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये स्टेट्स तो याद रखनी जरूरी नहीं है, ठीक है, ये इसलिए प्रोवाइड कराए जाते हैं कि क्वेश्चन का एक जो है आप भी देखें तो एक लय बन जाती है क्वेश्चन की, है ना, कि हाँ एक प्लेयर के बारे में डिस्कस किया है तो उसके स्टैट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने टेस्ट खेले थे या क्या था। हाँ, अगर होता है इंडियन प्लेयर की बात होती तब वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, कि इन्होंने कितने टोटल मैचेस खेले थे या कितने रन बनाए थे, इस तरह से भी रेयर कंडीशन में पूछ ले जाते हैं कभी। निम्नलिखित में से कौन मोटरवे पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को विनियमित करने वाला पहला देश बना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूनाइटेड किंगडम बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स ऑन मोटरवेज। इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम पहला देश बन गया है जो मोटरवेज पर स्लो स्पीड में चलाई जाने वाली सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स को रेगुलेट करेगा। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो फ्रेंड्स, तो हाल ही में चर्चा में है, किस लिए? देखिए, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने इंडिया के साथ 1 बिलियन पाउंड की एक ट्रेड डील साइन की है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम ने G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट किया है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम आने वाले जो जून का महीना है इसमें G7 लीडर्स की मीटिंग को भी होस्ट करेगा। G7 में कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US एंड यूरोपियन यूनियन। भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इस मीटिंग में भारत को, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ कोरिया को, इन तीनों को ही यहाँ पर इनवाइट किया गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए जाएं और ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश को G7 कंट्रीज में इनवाइट नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसमें 3 ऑप्शन होंगे आपके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, और चौथी कंट्री हो सकती है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आपको वही मार्क करना है, उसको नहीं बुलाया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया ने जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, इस MOU को भी साइन किया है। और साथ ही इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, इस MOU पर भी साइन किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इंडिया ने किस देश के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए एक MOU पर साइन किया है? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। अच्छा फ्रेंड्स, कई बार हम सोचते हैं कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है। तो फ्रेंड्स इसका डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन एक ही शब्द है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ठीक है, अब आप स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, इन तीनों कंट्रीज़ को आपने कहा ग्रेट ब्रिटेन। अब इन तीनों कंट्रीज़ में आप नदर्न आइलैंड को भी ऐड कर लीजिए। अब जब आपने इन ऐड कर लिया, अब ये 4 कंट्रीज़ बन गई, इन 4 कंट्रीज़ को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आइलैंड,
ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में हमारा क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नेदरलैंड आइलैंड, और ग्रेट ब्रिटेन क्या हुआ, ओनली स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और आयरलैंड तो दो हैं ही, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है एक, और एक नदर्न आयरलैंड है, लेकिन जो नदर्न आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे भी आप देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन में क्या है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। अब इस वेल्स में नदर्न आइलैंड को अगर आप ऐड कर दें तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के रियल एस्टेट कानून को असंवैधानिक घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वेस्ट बंगाल्स रियल एस्टेट लॉ हैज रिसेंटली बीन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017, ये तो है वेस्ट बंगाल का एक रियल एस्टेट एक्ट। ठीक है, अच्छा, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे रेरा भी बोलते हैं, 2016। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो ये वेस्ट बंगाल का रियल इस्टेट एक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है इसके साथ जो है काफ़ी मिलता जुलता है, और इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के साथ इसमें विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हमेशा जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट होता है, जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है, उसको तवज्जो दी जाती है, उसको ऊपर रखा जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे टकराव हो सकता है, इसलिए जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है इसके एक अतिक्रमण करने जैसा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़, कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल हाल ही में किस लिए चर्चा में है? क्योंकि वेस्ट बंगाल में वाटरवेज को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 105 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है देने की घोषणा की है। ये हमने एमसीक्यूज फॉर्मेट में किया था, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए जा रहे हैं। साथ ही 11वीं राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, ये भी फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में मनाया गया है, और बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल ये कोलकाता में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने गैर निवासी प्रौद्योगिकी फर्मों को भारत में कर का भुगतान करने के लिए कितने करोड़ की राजस्व सीमा को अधिसूचित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडिया नोटिफाइड अ रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड ऑफ 2 करोड़ रुपीज फॉर नॉन रेजिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स टू पे टैक्स इन इंडिया। तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या मतलब है। इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए, इंडिया ने एक लिमिट लगाई है, यानी एक रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड लगाया है कि जो नॉन रेजिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, तो ये भारत की नहीं है ना, ये बाहर की हैं। तो इन कंपनीज़ के टैक्स के लिए इन्होंने भारत ने एक थ्रेशहोल्ड लगाया है, रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड आप कह सकते हैं। क्या लगाया है कि ये जो कंपनी है, अगर इनका रेवेन्यू 2 करोड़ या इससे ज़्यादा का है, और अगर भारत में इनके 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं, या 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं, तो फ्रेंड्स इनको जो है भारत में टैक्स देना होगा। ये इनका मतलब है। ठीक है, तो 2 करोड़ रुपीस और 3 लाख यूजर्स इंडिया में। साथ ही ये जो फ्रेंड्स जो रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड लगाया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है फाइनेंस बिल 2018-19 में एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, इस प्रिंसिपल की यहाँ पर चर्चा की गई थी। तो ये जो रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड है इसी का ये एक हिस्सा है, और 1 अप्रैल 2022 से ये अस्तित्व में आएगा, यानी लागू होगा। किस बीमा कंपनी ने महेश बालासुब्रमण्यम को प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड महेश बालासुब्रमण्यम एज मैनेजिंग डायरेक्टर, और 3 साल के लिए किया गया है फ्रेंड्स। और ये किसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जी मुरलीधर ये रिटायर हो चुके हैं, तो अब इनकी जगह ये लेंगे। और कोटक लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किसे सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज जॉइंड द सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम
फ्रेंड्स टर्म देख रहे हैं, ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी फाइनेंशियल सिस्टम को जो है ग्रीनिंग करना। इसका मतलब समझेंगे ग्रीनिंग का मतलब आखिर है क्या। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ये NGFS है इसका एक मेंबर बन गया है। और ये जो NGFS है ये पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 12 दिसंबर 2017 में पेरिस वन प्लैनेट समिट में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें कौन कौन होते हैं? सेंट्रल बैंक्स और सुपरवाइजर्स जो हैं इसके सदस्य होते हैं। और फ्रेंड्स ये इस तरह की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रीन फाइनेंस पर जो है ध्यान दिया जाए। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो ग्रीन फाइनेंसिंग पर ध्यान दें। अब ये ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होती है फ्रेंड्स? सो इट इज़ एनी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी दैट्स बीन क्रिएटेड टू एंश्योर अ बेटर इन्वायरमेंटल आउटकम। यानी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना जो कि इन्वायरमेंट की दृष्टि से काफ़ी सही हों, काफ़ी अच्छे हों, उसमें सुधार लाने वाले हों। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो ये सोलर एनर्जी वाले जो प्लांट होते हैं, ठीक है, विंड पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, इस तरह के और भी प्रोजेक्ट होते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के जो आप कह सकते हैं स्टार्टअप्स हैं, तो इनकी फाइनेंसिंग में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ये इसका मतलब है ग्रीन फाइनेंस का। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो आप ये भी जान लीजिए इनके जो स्ट्रक्चर है इनके बोर्ड का, तो गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं, आप सभी जानते हैं। MK जैन ये डिप्टी गवर्नर हैं, MD पात्रा भी डिप्टी गवर्नर हैं, MR राव ये भी डिप्टी गवर्नर हैं, और T रविशंकर जो कि हाल ही में बने हैं ये भी डिप्टी गवर्नर हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। सरकार द्वारा 2025-26 तक सरसों उत्पादन लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025-26 तक जो मस्टर्ड प्रोडक्शन का टारगेट रखा है ये रखा है 17 मिलियन टन्स। और आपको बता दें कि मस्टर्ड जो है ये रबी क्रॉप है। HSIIDC ने किस राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और सुविधा के लिए WTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D. So HSIIDC has signed an MOU with WTC to promote and facilitate trade and investment in हरियाणा। तो HSIIDC का मतलब है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और WTC का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फरीदाबाद। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी है, अगर फुल फॉर्म लिखी होती तब तो इसका आंसर आपको पता ही चल जाता। तो हमें इतना ही जानना है इसमें, ठीक है, जितना कि आपको बताया है। हरियाणा की बात करें तो CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा से जुड़े अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने एक MOU साइन किया है। किस लिए? स्किल ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड डेयरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट जो है, जो ओलंपिक क्वालिफायर्स हैं हरियाणा से, जिन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें, तो उसके लिए 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, जो भी हरियाणा से जो एथलीट्स हैं या फिर और भी जो प्लेयर्स हैं उन सभी को। हाल ही में किस PSU ने 50,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया और बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में प्रवेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B. सो सेल has recently regained market capitalization of rupees 50,000 crore and entered into the league of top 100 most valued companies in terms of market capitalization. तो इन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ का फिर से जो है रिगेन किया है और टॉप 100 मोस्ट वैल्यूज कंपनीज में जगह बना ली है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो सेल है, तो भारत में इसके जो 5 लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं वो ये हैं। एक तो भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है, एक है राउरकेला स्टील प्लांट, फिर है दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और IISCO, ये सभी जो है सेल द्वारा ऑपरेटेड हैं। और सेल की चेयरमैन है सोमा मोंडल। मार्क सेल्बी जिन्होंने अपनी चौथी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती किस देश से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D. सो मार्क सेल्बी हु वॉन हिज 4th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हेल्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम।
तो फ्रेंड्स ये एक इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर है और इन्होंने शॉन मुर्फी को हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप चौथी बार जीती है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार फिस्कल ईयर 22 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या रहने वाली है? तो ये रहने वाली है 11.1%। तो 11.1% रहने वाली है, तो ये बोला है गोल्डमैन सैक्स ने। और इन्होंने ये कहा है कि 2021 के लिए जो इन्होंने जो एस्टिमेट किया है वो 9.7% किया है। पहले इन्होंने 10.5% किया था। ये हो रही है 2021 की, और 11.1 रहने वाला है फिस्कल ईयर 22 के लिए। ठीक है। बार्कले के अनुसार फिस्कल ईयर 22 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 10% है। तो फ्रेंड्स ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बार्कले इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो फिस्कल ईयर 22 की जीडीपी ग्रोथ है वो 10% रहने वाली है। पहले इन्होंने 11% कहा था। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि फिस्कल ईयर 21 में 7.6% रही है। और इन्होंने ये कहा है कि अगर ये लॉकडाउन जून तक जो भारत में है, अगर ये जो भी कर्फ्यू चल रहा है ये अगर जून तक एक्सटेंड होता है तो भारत को 38.4 बिलियन यूएस डॉलर का जो है इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ सकता है। अनुमाकोंडा जगदीश जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या थे? तो फ्रेंड्स ये एक काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये नयूदम्मा सेंटर फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के डायरेक्टर रहे हैं और इन्हें जो है मार्गरेट नोबल फाउंडेशन सीटल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्यामला गणेश को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो श्यामला गणेश रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रेस फ्रॉम जापान। तो फ्रेंड्स जो ये श्यामला गणेश जी हैं ये बेंगलुरु की एक टीचर हैं और जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल की ये डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। तो इनको जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रेस इस सम्मान से सम्मानित किया है। नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 3 टेस्ट बल्लेबाजों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो विराट कोहली इज नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप 3 टेस्ट बैट्समैन एज पर द लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स। जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इस न्यूज़ में सबसे खास ये है कि जो इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत हैं ये पहली बार 6th नंबर पर आए हैं इस आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। ठीक है, बैट्समैन में। और आपको बता दें कि विराट कोहली ये 5th पोजीशन पर हैं, रोहित शर्मा भी 6th पोजीशन पर हैं ऋषभ पंत के साथ, और इसी के साथ 6th पोजीशन पर न्यूजीलैंड के हेनरी निकोलस भी हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पहले नंबर पर हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन, और उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं स्टीव स्मिथ, तीसरे नंबर पर हैं मार्नस लाबुशेन, और 4th नंबर पर हैं जो रूट, इंग्लैंड के हैं जो रूट। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन इटली। और इस मीटिंग में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर विद इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने भारत की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि इटली में हुई है। अच्छा, इस मीटिंग पे इन्होंने ये मीटिंग जो है इन्होंने कहा है कि जो ये G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग है ये 3 पिलर्स पर आधारित है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि G20 इसका गठन 26 सितंबर 1999 को हुआ था। 19 कंट्रीज शामिल हैं, साथ ही यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो याद रखिएगा G20 में भारत शामिल है लेकिन G7 में भारत शामिल नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो एक स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा। वैसे भी आपको देखिए जानना चाहिए इस तरह की जो फैक्ट्स होते हैं। G20 कंट्रीज़ जो हैं तो
इनकी जो पॉपुलेशन है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन की 60% है, यानी ये सभी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं 60% पॉपुलेशन। और ग्लोबल ट्रेड में इन सभी कंट्रीज़ का हिस्सा 75% है, और ग्लोबल जीडीपी में इन सभी कंट्रीज़ का जो हिस्सा है ये 80% है। ये आपको जानना चाहिए। इटली की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है रोम, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला, प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्रागी। और आपको ये जानना चाहिए कि इटली के पास जो है G20 2021 की प्रेसिडेंसी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आए कि G20 2021 की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है तो आंसर होगा इटली। आगे बढ़ते हैं। मिशन सेव लाइव्स किस शहर में शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिशन सेव लाइव्स हैज़ बीन स्टार्टेड इन मुंबई। तो देखिए, इसको मुंबई में आपको पता होगा कि जिस तरह से कोविड-19 के कारण मृत्यु दर बढ़ रही है, तो उसे देखते हुए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC, इसकी फुल फॉर्म भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इसने मिशन सेव लाइव्स इसको जो है प्रोग्राम को शुरू किया है। तो इसके तहत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको प्रोन पोजीशन इसके बारे में बताया जाए और इस पोजीशन में उनको लेटने के लिए कहा जाए। ये होती है फ्रेंड्स प्रोन पोजीशन। ठीक है, प्रोनिंग बोलते हैं इसको। 3 पिलोज यूज़ करके इस तरह से उल्टा लेट जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी ये पोजीशन है और मतलब मानी हुई है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बातें बनाना है इसमें। ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल इसमें वाकई में जो मनुष्य है, जो पेशेंट है, उसका ऑक्सीजन लेवल वाकई में ही बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक लघु वित्त बैंकों को इंडिविजुअल्स और SMEs को उधार देने के लिए कितनी राशि प्रदान करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ₹10,000 करोड़। ठीक है, will be provided by Reserve Bank of India to small finance banks to lend individuals and SMEs। जानते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, साथ ही आप ये जानिएगा कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया है, शायद उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं गया होगा। उसमें क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़, तो इतने रुपए की एक ये टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है ओपन की है। किसके लिए? बैंक्स के लिए, यानी 50,000 करोड़ रुपए तक का मनी बैंक्स को प्रोवाइड कराएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस लिए? ताकि बैंक्स जो है उन लोगों को दे सके जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई अगर हॉस्पिटल्स बनाना चाहता है, बेड्स बनाना चाहता है, ठीक है, वैक्सीन से रिलेटेड अगर किसी तरह का फंड चाहिए। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, कल ही अपलोड की गई है, क्योंकि इसमें कई तरह की चीज़ें बताई गई हैं। एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स क्या होते हैं ये इसमें बताया है, ठीक है हमने, और कैश रिजर्व रेशो बताया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ये आपको बताया गया है। तो ये सभी टर्म इस वीडियो में हमने आपको बताई हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो खैर इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इनको 10,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराएगी 3 साल तक के लिए। ठीक है, मतलब मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा इसका? 3 साल तक के लिए। अच्छा, क्यों प्रोवाइड कराएगी? ताकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये इंडिविजुअल्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, आप आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू March 31, 2022। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये 31 मार्च 2022 तक इस लोन को ले सकते हैं। इस लोन की जो समयावधि रहेगी वो रहेगी 3 साल तक की। अच्छा, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है इंसेंटिवाइज भी करना चाहता है। ठीक है, इंसेंटिव भी देगा, जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। कैसे देगा कि जो भी ये फंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी इस तरह का लोन इन लोगों को देंगे उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्टेटस में रखा जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरी में रखा जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से आते हैं? जैसे एग्रीकल्चर, MSMEs और एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, तो इन सभी कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। तो अब मान लीजिए जो भी बैंक है, ठीक है, वो जितना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जितना उसका डिपॉजिट होता है तो उसका 10%, ठीक है, वो खर्च कर सकता है इस चीज़ के लिए, इंडिविजुअल्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देने के लिए। इसमें से जो 10,000 करोड़ रुपए की जो RBI से ये लोग पैसा लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है
सेंट्रल बैंक वुड कंडक्ट स्पेशल 3-year लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन SLTROs ऑफ ₹10,000 करोड़ एट द रेपो रेट टू प्रोवाइड चीप लिक्विडिटी टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये चीज़ जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये भी एक तरह का टूल है जिसके तहत ये बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन देता है। देखिए रेपो रेट आपने सुना होगा, ठीक है, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है उसे रेपो रेट बोलते हैं, है ना। लेकिन बैंक्स क्या है, ये जो है 1 से 28 दिन तक के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं रेपो रेट पर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई इनको प्रोवाइड करा रहा है रेपो रेट पर 1 साल से 3 साल तक के लिए, ठीक है, ये लोन हो सकता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अब बैंक्स को जो है लॉन्ग टर्म फंड मिल जाता है लोअर रेट्स पर। अच्छा, और इससे क्या होता है कि जो बैंक्स हैं ये भी जो अपने बोरोवर्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट को घटा देते हैं, ये इसका फ़ायदा रहता है। आपको पता होगा कि जो लोन की जो मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होता है तो उन पे हाई इंटरेस्ट रेट भी लगता है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि रेपो रेट पर आपको लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनको फ़ायदा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छछूंदर की नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ श्रिव इन अंडमान एंड निकोबार। तो फ्रेंड्स अंडमान एंड निकोबार में एक डोरमेंट वोल्केनिक आइलैंड है नारकोंडम, तो यहाँ पर इस स्पीसीज का पता लगाया गया है। अच्छा, और इस स्पीसीज का नाम भी जो है क्रोसीडूरा नारकोंडेमिका ये रखा गया है। जो ये वोल्केनिक आइलैंड है इसी के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये देवेंद्र कुमार जोशी हैं, DK जोशी। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए अंडमान आइलैंड्स में सेंटिनलीज पीपल पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, SSCs में भी और बैंकिंग में भी, और इससे ऊपर के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जा चुका है। सेंटिनलीज ये जो ट्राइब है ये अंडमान आइलैंड्स में पाई जाती है। अच्छा, साथ ही ये सभी आपको जानने चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, स्वराज आइलैंड, शहीद द्वीप, बैरन आइलैंड, ये सभी अंडमान एंड निकोबार में है। बैरन आइलैंड आपको पता होगा कि ओनली एक्टिव एल्कोन है साउथ एशिया में और भारत में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 10 डिग्री चैनल, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। आगे बढ़ते हैं। सौरोपोड डायनासोर की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों को हाल ही में किस राज्य में खोजा गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 100 मिलियन ईयर ओल्ड बोन्स ऑफ सौरोपोड डायनासोर्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मेघालय। तो मेघालय का जो वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये पाई गई है। किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स केवल इतनी जानकारी हमारे लिए आवश्यक होती है कि कहाँ पर पाया गया है, ठीक है। बाकी का और इसकी डिटेल के लिए वो जो UPSC के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए रहता है। हमारे लिए केवल इतना ही जानना जरूरी है। मेघालय की बात करें तो कैपिटल है शिलोंग। अच्छा, ये भी आप जानिएगा, शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा शिलोंग। गवर्नर की बात करें मेघालय के तो सत्यपाल मलिक हैं। चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा है। और आपको बता दें कि मेघालय की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये इंग्लिश है। और यहाँ पर नोक कालीखाई फॉल्स, उमनकोट रिवर, बलपक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, सीजू सेंचुरी और बाघमारा सेंचुरी ये सभी मेघालय में है। और इसमें खासकर की एक तो बलपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। N440 के SARS-CoV-2 का एक नया स्ट्रेन किस राज्य में सबसे पहले पाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स ये सबसे पहले पाया गया था और फिलहाल जो है ये काफ़ी चर्चा में भी है क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा है कि इतना डेंजरस नहीं है, ठीक है। जो डबल म्यूटेंट है भारत में, जो डबल म्यूटेंट पाया गया है वो काफ़ी इन्फेक्शियस है, ये इतना डेंजरस नहीं है। जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये जो N440 के म्यूटेशन है इसको AP वेरिएंट यानी आंध्र प्रदेश वेरिएंट भी कहा जाता है और इसको जो है B.1.36 वेरिएंट भी कहा जाता है। और सबसे पहले जून 2020 में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में इसको
इसका पता लगाया गया था। और अब तो ये खैर तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी पाया गया है। तो फ्रेंड्स ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के डायरेक्टर हैं राकेश मिश्रा, इन्होंने कहा है कि ये जो वेरिएंट है ये अब डिमिनिश होने लग रहा है, यानी खत्म होने लग रहा है और जल्द ही ये डिसअपियर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये दो आप जरूर याद रखना कि जो UK वेरिएंट है इसका नाम है B.1.1.7 और जो भारत में जो डबल म्यूटेंट मिला है ना, जो भारत का जो वेरिएंट है ये है B.1.617। आगे बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है, यानी कितनी रहने वाली है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि फिस्कल ईयर 22 यानी 2020-21 के लिए जो भारत की GDP ग्रोथ है वो 9.8% रहने वाली है। डॉक्टर फिलिपोस मार क्राइसोस्टोम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये एक प्रसिद्ध रिलीजियस लीडर थे, जानते हैं इनके बारे में। तो 103 साल की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो इनको जो है क्राइसोस्टोम थिरुमेनी और वलिया थिरुमेनी नाम से भी जाना जाता था। और ये जो है मलंकरा मारथोमा सीरियन चर्च जो कि केरल में है, इसमें बिशप थे और इनको 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि इनको किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था। तो आंसर होगा पद्म भूषण। आगे बढ़ते हैं। चौधरी अजीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चौधरी अजीत सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ RLD। RLD का मतलब है राष्ट्रीय लोक दल। तो इसके ये अध्यक्ष थे और यूनियन मिनिस्टर भी ये पहले रह चुके हैं। तो कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। इनके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 7 बार ये लोकसभा से चुने गए हैं और कहाँ, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से, बागपत UP से। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, उनके ये बेटे थे। और सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, फूड मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस ये 7 मई को मनाया जाता है और सबसे पहले 1996 में मनाया गया था। और आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसका हेडक्वार्टर्स मोनाको में है, यही इसकी गवर्निंग बॉडी है जो कि एथलेटिक्स के जितने भी इवेंट्स हैं इनको जो है मॉनिटर करती है। इस राज्य ने पत्रकारों को गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोरोना योद्धा घोषित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। Odisha has declared journalists as frontline COVID warriors under the गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने इस बात की घोषणा की है। आपको बता दें कि ये जो स्कीम है गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ये पहले से चली आ रही है। तो इसी के अंतर्गत इस जो जर्नलिस्ट हैं इनको फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स घोषित किया गया है। तो इसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस जर्नलिस्ट के लिए किया जाता है, पहले से योजना चल रही है। और फिलहाल जो उड़ीसा गवर्नमेंट करने वाली है कि देखिए, अगर कोई जर्नलिस्ट जो है जर्नलिस्ट की अगर किसी की कोविड-19 के दौरान अपनी ड्यूटी करते हुए निधन हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो भी परिवार वाले हैं उनको 15 लाख रुपीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, केवल उड़ीसा ने ये ऐसा नहीं किया है, कुछ और स्टेट्स भी हैं जिन्होंने जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स घोषित किया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स घोषित करने का उद्देश्य ये होता है कि जो वैक्सीन लगेगी उसमें जो जर्नलिस्ट हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस दिया जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके बताने वाला हूं जो जो उड़ीसा में स्थित हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। सिम्प्लीफाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। चंडका एलिफेंट सेंचुरी ये उड़ीसा में है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो भीतरकनिका है, यहाँ पर गहिरमाथा बीच है। तो ये किस लिए जाना जाता है? ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है फॉर ऑलिव रिडली सी टर्टल्स। देखिए ये जो ऑलिव रिडली सी टर्टल्स होते हैं तो इनकी सबसे बड़ी ये नेस्टिंग साइट है। नेस्टिंग साइट मतलब यहाँ पर देखिए जो ये रेत वगैरह होता है, जो बालू होता है, उसको ये खोदते हैं, फिर उसमें अपने जो अंडे होते हैं उनको देते हैं। तो काफ़ी संख्या में देते हैं, एक साथ ही दे देते हैं कई सारे। तो ये उनकी जो है सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट है। क्या? गहिरमाथा बीच उड़ीसा। एग्जाम में पूछा भी गया है, ये याद रखिएगा इसको। चिलिका लेक यहाँ पर है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक में है। बीजू पटनायक एयरपोर्ट यहाँ पर है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड यहाँ पर है। धामरा पोर्ट यहाँ पर है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर यहाँ पर है। जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पर है। साथ ही कोणार्क सन टेम्पल जिसको 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, ये भी उड़ीसा में है। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 7 मई 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। आपको बताना है कि जो सीमा सड़क संगठन है इसके महानिदेशक कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो राजीव चौधरी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो 7 मई 2021 को 61वां रेजिंग डे इन्होंने बनाया है। आपको बता दें कि 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। बीआरओ की हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और हाल ही में बीआरओ 2 कारणों से चर्चा में रहा है। पहला तो ये है कि भूटान में जो इसका प्रोजेक्ट दंतक है, इसने अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं। 24 अप्रैल 1961 से ये चलाया जा रहा है। ठीक है, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर रोड्स वगैरह का जो कार्य होता है, प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ ने भूटान में किया है। साथ ही फ्रेंड्स बीआरओ ने पहली बार किसी वुमेन ऑफिसर को, जिनका नाम वैशाली एस हिवासे है, तो इनको जो भारत चाइना बॉर्डर है, तो यहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका जिम्मा इन्हें सौंपा है। तो इस प्रोजेक्ट को ये टेक ओवर करेंगी वैशाली एस हिवासे। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। RM सुंदरम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। तो इनका नाम है डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम। इनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, इसके डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च की बात कर रहे हैं। और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है कटक उड़ीसा में, जो कि हम पहले भी पढ़ा है, हमने इसी वीडियो में पहले पढ़ा है हमने अभी। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये है लॉस बेनोस फिलीपींस में। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस खेल महासंघ ने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन लॉन्च्ड चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद और एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट कोनेरू हम्पी, इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसकी तरफ से है ये? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा ये लिया गया एक इनिशिएटिव है। तो इसमें जो भी स्टाफ मेंबर हैं या प्लेयर्स हैं जो भी चेस से जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर वो कोविड अफेक्टेड हो जाते हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। फ्रेंड्स, विश्वनाथ आनंद को तो आप जानते ही हैं। कोनेरू हम्पी याद रखना, पूछ लेते हैं कि कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित हैं, तो चेस से ये संबंधित हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संजय कपूर और हेडक्वार्टर्स है चेन्नई तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किसने कोव8 पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नीति आयोग हैज लॉन्च्ड कोव8 पोर्टल। जान लेते हैं इसके बारे में।
तो देखिए आपको पता होगा कि कोविड-19 से रिलेटेड बाहर जो दूसरे देश हैं वो भी अपनी सहायता भारत को प्रदान कर रहे हैं। तो जो भी बाहर से जो भी एड आ रही है, जो भी हेल्प आ रही है, तो उसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आने से लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन तक किस किस को जा रहा है, ये सभी ट्रैक किया जा सकता है कोव-एड पोर्टल पे। इसको नीति आयोग द्वारा सेटअप किया गया है। साथ ही जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो इसको जिम्मेदारी दी गई है जो भी बाहर से डोनेशन आ रही है या फिर हेल्प आ रही है, तो उसको जो है उस पर नज़र ये रखेगा, ठीक है। उस पर उसकी जिम्मेदारी इसको दी गई है। और HLL लाइफ केयर ये जो है ये एक कस्टम्स एजेंट के रूप में कार्य कर रही है। जो भी कस्टम्स या फिर रेगुलेटरी क्लियरेंसेस जो चाहिए होते हैं इन सभी एड्स के लिए, तो उसका जिम्मा दिया गया है HLL लाइफ केयर को। नीति आयोग की बात करें तो इसके चेयरमैन या चेयरपर्सन आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन या चेयरमैन राजीव कुमार हैं। और याद रखिएगा जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन या चेयरमैन होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा इनको प्राप्त होता है। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड अक्टूबर। जानते हैं इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। देखिए तो जैसा कि आपको बताया कि साल में 2 बार ये मनाया जाता है। तो मई और अक्टूबर का जो सेकंड सैटरडे होता है उस दिन मनाया जाता है। तो साल 2021 में ये 8 मई को मनाया जा रहा है, यानी आज के दिन, और 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अच्छा, और इसका थीम क्या है इस साल? सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 8 से 9 मई, इन 8 मई को शुरू होगा, 9 मई को जो है ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो इवेंट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। किस डे के? टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये दिन भी मनाया जाता है 8 मई को, ये याद रखिएगा। तो दोनों मैंने आपको एक साथ लिख दिया ताकि आपको याद करने में जो है आसानी रहे। एक तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 8 मई को मनाया जाता है, और जो आपका ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है ये भी 8 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा समूह किस देश में मोबिलिटी प्रोडक्ट्स के लिए एक उन्नत डिजाइन केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो महिंद्रा ग्रुप विल सेट अप एन एडवांस्ड डिजाइन सेंटर फॉर मोबिलिटी प्रोडक्ट्स इन यूनाइटेड किंगडम। और इस सेंटर का नाम आप कह सकते हैं महिंद्रा एडवांस्ड डिज़ाइन यूरोप मेड। इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर लॉन्च करेगा। महिंद्रा ग्रुप की बात करें तो MD एंड CEO हैं अनीश शाह, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आनंद जी महिंद्रा, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। साथ ही हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। फिच सॉल्यूशंस के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में कितने प्रतिशत से बढ़ेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एज पर द फिच सॉल्यूशंस इंडियाज GDP टू ग्रो बाय 9.5% इन 2021-22। साथ ही फ्रेंड्स इन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिस्कल डिफिसिट टारगेट है, ठीक है, GDP का कितना परसेंट रहना चाहिए, तो वो जो है 8.3% रहेगा फिस्कल ईयर 22 में, ठीक है, ऐसा इनका मानना है। और लेकिन जो गवर्नमेंट ने इस बार अपने अपना तय किया हुआ है, गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है कि फिस्कल ईयर 22 में जो हमारा ये डिफिसिट रहने वाली है, डिफिसिट मतलब देखो जितना आप एक्सपेंड कर रहे हैं और जितना आप कमा रहे हैं, तो उन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डिफिसिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि टोटल GDP का 6.8% रहे फिस्कल ईयर 22 में, लेकिन फिच सॉल्यूशन कह रहा है कि 8.3% रहेगा। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हाल ही के जो प्रेडिक्शंस हैं इनको आप नोट कर सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स और इन सभी के जितने भी हैं, इन सभी के अनुमान यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। आगे देखते हैं। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने किस शहर में पहली बार त्रिपक्षीय विदेश मंत्री वार्ता की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन में। तो देखिए
ये जो ट्राइलेटर मीटिंग रही है फॉरेन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, तो भारत की ओर से डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसी के साथ उनके जो काउंटर पार्ट्स रहे हैं फ्रांस से और ऑस्ट्रेलिया से, इन दोनों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो कहाँ पर हुआ है? लंदन में हुआ है। क्यों हुआ है लंदन में? क्योंकि लंदन में जो है G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, तो उसी की साइडलाइंस में, यानी उसी में से समय निकालकर इन लोगों ने अपनी एक बैठक की है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो ये कि G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ हुई? लंदन में हुई है। और ये कहाँ पर हुई है आपकी मीटिंग? इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल मिनिस्ट्री डायलॉग, ये भी लंदन में हुआ है। आपको बता दें कि पहली बार जो इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया फॉरेन सेक्रेटरीज ट्राइलेटरल डायलॉग, ये 9 सितंबर 2020 में हुआ था। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हमारे व्यूवर्स हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन अनबाउंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ब्रैड स्टोन इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अमेजॉन अनबाउंड। तो पूरा नाम है अमेजॉन अनबाउंड, जेफ बेजोस एंड द इन्वेंशन ऑफ अ ग्लोबल एम्पायर। इसको लिखा है ब्रैड स्टोन ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इस साल के अंत तक जो अमेजॉन के CEO पद से इस्तीफा दे देंगे जेफ बेजोस, और नए CEO हैं एंडी जेसी। ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शेंजिन। ये चाइना का शहर है, तो इसको पहला स्थान मिला है ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में। जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहले ही जान लीजिए कि लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है एक, नाइट फ्रैंक, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो न्यू दिल्ली है इसको 32वें नंबर पर रखा गया है, मुंबई को 36वें नंबर पर रखा गया है और बेंगलुरु को 40वें नंबर पर रखा गया है। तो इसमें केवल फर्स्ट क्वार्टर की बात की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर की इसमें बात की गई है 2021 की। क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर होता है। फिर अप्रैल मई जून, ये सेकंड क्वार्टर होता है। जुलाई अगस्त सितंबर, ये तीसरा क्वार्टर होता है। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये फोर्थ क्वार्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो पहला क्वार्टर आया है जनवरी फरवरी मार्च, इस क्वार्टर के हिसाब से इन्होंने रैंकिंग यहाँ पर दी है। तो बेसिकली क्या है कि उस तरह की सिटीज़ बताई हैं जो कि मोस्ट डिज़ायरेबल हों, यानी जिनमें रहने की लोगों की चाह हो, लेकिन वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ भी हों। तो इस तरह की बेसिस पर सिटीज़ को यहाँ पर रैंक किया गया है। 2021 के लिए अर्लिन पाश ग्लोबल विजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। So, Geeta Mittal has been honored with the Arlene Past Global Vision Award for 2021. गीता मित्तल आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और इन्हें जो है इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। केवल ये अकेली ही नहीं सम्मानित की गई हैं, इनके साथ एक और को भी सम्मानित किया गया है। ये है मैक्सिको की मार्गेरिटा लूना रेमोस। अच्छा, आपको बता दें कि करंटली जो जस्टिस मित्तल हैं, गीता मित्तल हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल इसकी चेयरपर्सन है। उस पारसी क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, अर्जान नागवासवाला, तो ये 23 साल के लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं गुजरात से और इनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली है इंग्लैंड में, इसके लिए स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। स्टैंड बाय यानी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तब इनको खिलाया जाएगा। अच्छा, आगे जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पारसी क्रिकेटर हैं जो कि इंडियन मेंस टीम में शामिल किए गए हैं। कब से? 1975 के बाद से, क्योंकि 1975 में फारूक इंजीनियर ये लास्ट बार अपना टेस्ट मैच खेले थे। तो 46 साल बाद इस तरह से हो रहा है कि कोई पारसी क्रिकेटर इंडियन मेंस टीम में खेल रहा है या फिर इंक्लूड किया गया है। अच्छा, 1975 में अगर हम बात करें, माफ़ कीजिएगा, अगर हम 1993 की बात करें तो इंडियन वीमेंस टीम में भी खेली थी पारसी। इनका नाम है डायना एडुलजी। तो ये भी पारसी प्लेयर थी और ये 1993 में इन्होंने लास्ट मैच खेला था, ठीक है। अभी भी हैं ये, पर रिटायर हो चुकी हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए इनके अलावा और कौन कौन से स्टैंड बाय प्लेयर्स इंक्लूड किए गए हैं टीम में। अभिमन्यु ऐश्वरन, ये उत्तराखंड से हैं और बंगाल के लिए खेलते हैं। आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा।
साथ ही आपको बता दिया, जैसे मैंने आपको, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेली जाएगी 18 से 22 जून के बीच में, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।